नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। तो चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। जैसे कि ये जो है हमारे फंडामेंटल राइट चल रहा है, मूल अधिकार। मूल अधिकार आपको देखने को मिलेंगे 12 से 35 तक, जिसमें से हमने 14, 12 और 13 में तो आपको राजकीय और विधि की परिभाषा देखने को मिलती है। 14 से लेकर 18 तक आपने जो है समानता के अधिकार के बारे में जाना। उसके बाद हमने 19 से लेकर 22 तक जो है स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में जाना। अब हम देखने वाले हैं 23 से लेकर 24 यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके बाद में जो अन्य चीज़ें हैं, जैसे कि आपको पता होगा 25 से लेकर 28 तक आपको धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको 29 से लेकर 30 में आपको क्या देखने को मिलेगा, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल नंबर 32 में आपको देखने को मिलेगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। फिर 33 में आपको संसद का जो कुछ अधिकार है, जो मतलब एक प्रकार से आर्मी होती है, उनके अधिकारों को सीमित किया जाता है। 34 में आपको मार्शल लॉ देखने को मिलेगा और 35 में आपको कुछ स्पेशल चीज़ें देखने को मिलेगी संसद की। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपकी कंप्लीट हो जाती है यहाँ से लेकर 12 से लेकर 35 तक। तो अभी हम देखने वाले हैं 23 और 24। इसके बाद हम देखेंगे 25 से लेकर 28, तो जिसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा मानव दुर्व्यापार तथा बेगा या बलात् श्रम निषेध से संबंधित अधिकार, जो कि आर्टिकल नंबर 23 में देखने को मिलेगा। और बाल श्रम निषेध से संबंधित जो अधिकार है वो आर्टिकल नंबर 24 में देखने को मिलेगा। तो ये दोनों चीज़ें हमको यहाँ देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे अनुच्छेद नंबर 23 की। अनुच्छेद नंबर 23 में क्या बोला गया है? अनुच्छेद नंबर 23 में बोला गया है कि मानव दुर्व्यापार तथा बेगा या बलात् श्रम से संबंधित। तो यहाँ हम बात करें तो ये व्यवस्था आपको अनुच्छेद नंबर 23 में देखने को मिलेगी। दुर्व्यापार, बेगार, बलात् श्रम या इसी प्रकार के अन्य जो बलात् श्रम है, उसी प्रकार इसमें अगर देखें तो इसमें इसको प्रतिबंध लगाया जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी उल्लंघन कानून के अनुसार दंडनीय होगा। और इसके अनुसार अगर देखें तो नागरिक और गैर नागरिक दोनों को ये प्रदान किए गए, यानी कि जो कुछ फंडामेंटल राइट आपको नागरिकों में मिलते हैं और कुछ फंडामेंटल राइट आपको मतलब जो है नागरिकों और विदेशी दोनों में मिलते हैं। तो ये जो अधिकार है वो दोनों प्रकार के, यानी कि जिनको नागरिकता प्राप्त है उनको मिलेंगे और जिनको नागरिकता प्राप्त नहीं उनको भी मिलेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए व्यक्ति को न केवल राज्य के खिलाफ बल्कि किसी अन्य व्यक्ति, यानी कि जो इस प्रकार का काम है, अगर कोई राज्य कर रहा है तो उसके खिलाफ भी संरक्षण प्रदान करेंगे, या कोई अन्य व्यक्ति कर रहा है उसके खिलाफ भी संरक्षण यहाँ पर प्रदान किया जाएगा व्यक्ति को। इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें शामिल है दुर्व्यापार में? देखिए, कोई पुरुष या महिला या बच्चे, इनको एक प्रकार से वस्तु के समान मतलब ट्रीट करना, जैसे कि वस्तु को जैसे बेचा खरीदा जाता है उसी प्रकार अगर पुरुष, महिला या बच्चों को क्या करना, बेचना एक से लेकर दूसरे तक, तो एक प्रकार से यहाँ इसको निषेध किया जाता है। इसके अलावा महिलाओं और बच्चों का अनैतिक दुर्व्यापार या वेश्यावृत्ति इसमें इसके अंतर्गत शामिल है। अगर इस प्रकार का भी किया जाता है उल्लंघन, तो भी यहाँ पे एक प्रकार का कानूनी रूप से जुर्म, या फिर हमको जो है मतलब यहाँ पे जो न्यायपालिका उसके लिए जो है यहाँ पे दंड दिया गया है। देवदासी, देवदासी का मतलब होता है, पुराने समय में क्या होता था, जो लड़कियां हैं उनको मंदिर में यहाँ पे छोड़ दिया जाता था देवदासी बनाकर। तो इस प्रकार का भी अभी प्रकरण देखने को मिलता है, तो उसको भी दंडनीय यहाँ माना जाता है। दास, जैसे कि आप पुराने समय में देखते थे, दास यानी कि कुछ पैसे रुपयों में बेच दिया जाता था और वो वहाँ पे अपनी संपत्ति के तौर पर उसको यूज़ किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई पशु है, पशु खरीद लेते हैं तो अपने पशु को अपनी इच्छा अनुसार वो काम कराता है जिंदगी भर, उसी प्रकार व्यक्ति को भी ऐसा मतलब किया जाता था। तो इस प्रकार से इन सभी चीज़ों पर निषेध किया गया है। ये सभी चीज़ें आपकी मानव दुर्व्यापार से संबंधित आती है और ये आर्टिकल नंबर 23 में वर्णित किया गया है। तो ये सारी चीज़ हमको यहाँ देखने को मिली। इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे कि इस तरह के कार्य पर जो है दंडित करने के लिए संसद में अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956 हमको देखने को मिलता है, जिसमें बेगार का मतलब क्या होता है? बेगार मतलब होता है फोर्स्ड लेबर, जबरदस्ती काम कराना। ठीक है, जबरदस्ती काम कराना मतलब बेगार काम कराना। और जबरदस्ती काम क्यों कराना? बिना पारिश्रमिक के। जैसे किसी व्यक्ति को पारिश्रमिक ना दिया जाना है, मतलब जैसे मान ले जो 100 रुपये दिए जाना है, 100 रुपये के बदले में उसको 30 रुपये या 50 रुपये दिया जा रहा है और जबरदस्ती उससे काम कराया जा रहा है, तो ये कहलाता है बेगार, अर्थात फोर्स्ड लेबर कहलाता है। यह एक विशिष्ट भारतीय व्यवस्था थी जिसके तहत क्षेत्रीय जमींदार कभी कभी अपने नौकर जो है, नौकरों को उधार देने वाले, एक प्रकार से जिनको उधार दे देते थे और उनको एक प्रकार से उधार ना चुकाए जाने पर उनसे जो है जबरदस्ती यहाँ पे काम कराया जाता था। इसको बोला जाता था फोर्स्ड लेबर। अनुच्छेद नंबर 23 के अंतर्गत अगर देखें तो बेगार के अलावा बलात् श्रम के अन्य प्रकार, जैसे कि बंधुआ मजदूरों पर भी रोक लगाई गई है। जैसे हम बात करें फोर्स्ड लेबर की, तो फोर्स्ड लेबर का मतलब होता है पर्सन की इच्छा के विरुद्ध काम करवाना, इसको बोलते हैं फोर्स्ड, या फिर जबरदस्ती काम कराना इसको बोला जाता है।
फोर्स लेबर में केवल शारीरिक तथा कानूनी बलात् स्थिति ही शामिल नहीं, बल्कि इसमें जो है आर्थिक परिस्थितियां भी एक प्रकार से उत्पन्न बाध्यता या न्यूनतम मजदूरी से कम में काम कराना, ये भी फोर्स लेबर के अंतर्गत आता है। तो इस संबंध में हम देखें तो हमको बहुत सारी चीज़ यहाँ देखने को मिलती है। कुछ कानून बनाए गए थे, जैसे कि बंधुआ मजदूर व्यवस्था का निरसन, ठीक है, ये अधिनियम बनाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। कब? 1976 में, इसको रोकने के लिए। दूसरी व्यवस्था क्या की गई थी? ये जो है एक प्रकार से अगर किसी व्यक्ति को उसकी न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती है तो उसके संबंध में भी यहाँ गवर्नमेंट के द्वारा जो है अधिनियम बनाया गया था, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। कुछ श्रमिक जो होते हैं मतलब ठेका पे उनको काम कराया जाता है, तो ये ठेका श्रमिक अधिनियम भी यहाँ पे बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1970 में। उसके बाद समान काम के लिए समान वेतन से संबंधित जो भी अधिनियम बनाया गया था वो भी 1976 में बनाया गया था। ये सारे प्रयास किए गए गवर्नमेंट के द्वारा समय समय पर। अनुच्छेद नंबर 23 में इस उपबंध के अपवाद का भी एक प्रकार से प्रावधान है। यह राज्य को अनुमति प्रदान करता है कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनिवार्य सेवा, उदाहरण के लिए सैन्य सेवा, जैसे कि राज्य के ऊपर ये कभी कभी लागू नहीं होता, जैसे एक प्रकार से अपवाद हम बोल सकते हैं। सैन्य सेवा के लिए जो राज्य है वो किसी भी जनता को या सामाजिक सेवा के लिए उनको ज़बरदस्ती काम आरोपित कर सकते हैं, सैलरी देने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन इस तरह की सेवा में लगाने में राज्य को धर्म, जाति या वर्ग के आधार पर भेदभाव की अनुमति नहीं है। मतलब यहाँ पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये सेवा में ज़बरदस्ती तो लगाया जा सकता है सैन्य सेवा या फिर सामाजिक सेवा में, परंतु यहाँ पे भेदभाव नहीं किया जाएगा राज्य के द्वारा। इस प्रकार से यहाँ व्यवस्था की गई है। तो ये तो आर्टिकल नंबर 23 हो गया। फोर्स लेबर या दुर्व्यापार या बेगाय बलात्श्रम से संबंधित ये सारी चीज़ें हमने देखें। इसका विरोध यहाँ पे किया जाता है, मतलब नागरिकों को सुरक्षा प्रदान की जाती है। अब आर्टिकल नंबर 22 क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर 22 बोलता है कि बाल श्रम का निषेध हो। इससे मतलब बाल श्रम से संरक्षण यहाँ पे प्रदान किया गया है, यानी कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ देख सकते हैं हम, देखिए अनुच्छेद नंबर 24 में फैक्ट्री या फिर जो कारखाने होते हैं या खान होती है, जैसे माइंस होती है, अन्य जो संकट की जो कारखाने होते हैं, जैसे पटाखों का गोदाम हो गया है, पटाखे की फैक्ट्री हो गया, उन सभी गतिविधियों या निर्माण कार्य या इससे संबंधित अगर देखें तो रेलवे में हम देख सकते हैं 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के एक प्रकार से काम पर लगाने पर निषेध करता है। मतलब 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्री में भी नहीं लगाया जा सकता है, जो माइंस होती है उसमें भी नहीं, कुछ संकटमय चीज़ों में या कोई निर्माण कार्य या फिर रेलवे में, इनमें लगाने के लिए प्रतिबंध लगाया गया है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को। लेकिन यह प्रतिषेध जो है किसी नुकसान या ना पहुंचाने वाले जो अथवा निर्दोष कार्यों में एक प्रकार से नियोजन का प्रतिषेध नहीं करता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं बहुत सारे कानून इसके संबंध में देखने को मिलते हैं, जैसे बाल श्रम प्रतिषेध या नियमन अधिनियम 1986 आया, इस दिशा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कानून था। इसके अलावा बालक नियोजन अधिनियम 1938 में, कारखाना अधिनियम 1948 में, खान अर्थात माइंस अधिनियम 1952 में, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम आया 1958 में, बागान श्रम अधिनियम 1951 में, मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1951 में, प्रशिक्षु अधिनियम 1961 में, बीड़ी तथा सिगार कर्मकार अधिनियम 1966 में। तो इसी प्रकार अगर देखें तो अन्य अधिनियम निश्चित आयु से कम के जो बालक हैं उनके नियोजन का प्रतिषेध भी यहाँ पे करते हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हमको देखने को मिलती है, जैसे कि अगर बात करें हम 1996 की, तो 1996 में हमको क्या देखने को मिलता है? 1996 में जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय ने बाल श्रम पुनर्वास कल्याण कोष की स्थापना की। ठीक है, किसकी? बाल श्रम पुनर्वास कल्याण कोष की स्थापना की। ठीक है, और निर्देश दिया कि जिसमें जो है बालकों को काम देने वाले जो है, मतलब 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को काम देने वालों के प्रति क्या किया जाएगा? 20,000 रुपये प्रति बालक के आधार पर जमा कराने का प्रावधान किया गया। इससे जो है इसने जो है बालकों की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण में भी सुधार करने के निर्देश दिए। जो बाल श्रम पुनर्वास कल्याण है उसने बालकों की शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित या पोषण से संबंधित सुधार के भी निर्देश दिए। इसके अलावा एक और चीज़ हमको देखने को मिलती है, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम आया 2005 में। बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 में आया, जिसमें बालकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोग की स्थापना की। मतलब दो चीज़ें, एक तो राष्ट्रीय आयोग बनाया गया और दूसरा राज्य आयोग यहाँ पे बनाया गया, इसकी स्थापना की गई।
और बालकों के विरुद्ध अपराधों तथा बालक अधिकारों के उल्लंघन पर शीघ्र विचारण के लिए अधिनियम भी यहाँ पे इसको अधिनियमित भी किया गया। इसके अलावा हम देखें 2006 की बात करते हैं, तो 2006 में सरकार ने बच्चों के घरेलू नौकरों के रूप में काम करने पर अथवा जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान जैसे होटल हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, दुकान, कारखाने, रिसोर्ट और बहुत सारी जो दुकानें थी उसमें नियोजन पर रोक लगा दी 2006 में। इसके अलावा 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम देने वालों के विरुद्ध काफ़ी अभियोजन और दंडात्मक कार्यवाही की चेतावनी इस प्रकार से दी गई। इसके अलावा एक चीज़ और हमको देखने को मिलती है जो कि बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2006 का है, उसके संबंध में। तो इसमें क्या किया गया, बाल श्रम निषेध एवं विनियमन संशोधन अधिनियम 2006 नहीं 2016 है, बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016। इसके तहत जो है बाल श्रम निषेध एवं विनियमन जो अधिनियम है 1986 में जो आया था उसको एक प्रकार से यहाँ 2016 में संशोधित कर दिया गया। इसमें क्या कहा गया, मूल अधिनियम का नाम बदलकर यहाँ पे बाल एवं किशोर श्रम निषेध एवं अधिनियम 1986 इसको कर दिया गया, मतलब नाम परिवर्तित कर दिया गया। थोड़ा सा आपको माइंड में क्लियरिटी रहना चाहिए। संशोधन अधिनियम जो था उसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सभी व्यवसाय एवं प्रक्रियाओं में रोजगार निषिद्ध किया गया। पहले यह जो था 18 मतलब एक प्रकार से 18 व्यवसाय एवं 65 प्रक्रियाओं पर लागू था। पुनः संशोधन जो है संशोधन अधिनियम किशोरों जिनकी आयु थी 14 वर्ष से 18 वर्ष, 14 वर्ष से 18 वर्ष थी, उसको किसी भी प्रकार के खतरनाक व्यवसाय एवं प्रक्रियाओं में रोजगार निषिद्ध करता था पहले, परंतु अब जो है 14 वर्ष इसको कर दिया गया था 2016 में संशोधन करने के पश्चात। संशोधन अधिनियम का अगर उल्लंघन किया जाता किसी के द्वारा तो उसके लिए कड़े दंड के प्रावधान यहाँ पे दिए गए थे, जैसे 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक, 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक जो है कैद होगी जेल में, और साथ में 20,000 से लेकर 50,000 तक का जुर्माना यहाँ पे दिया गया। और अगर दोहराया जाता है तो दोहराए जाने पर ये 6 माह की जगह 1 वर्ष हो जाता था, ये 2 वर्ष की जगह 3 वर्ष, मतलब 1 वर्ष से 3 वर्ष के बीच में यहाँ पे क्या किया जाना था, कैद की सज़ा दी गई थी। तो ये हमको देखने को मिला यहाँ पे 2 आर्टिकल देखने को मिले जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार थे। आर्टिकल नंबर 23 जो कि फोर्स लेबर से संबंधित है, ज़बरदस्ती काम करवाने से संबंधित। उसके अलावा कुछ और चीज़ें भी उसमें देखने को मिली। और अनुच्छेद 24 जो है बाल श्रम निषेध यानी चाइल्ड लेबर जो है उसके निषेध से संबंधित यहाँ पे अधिकार हमको देखने को मिला। इसके अलावा हम देख सकते हैं अब हमको देखने को मिलेगा धार्मिक की स्वतंत्रता या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देखने को मिलता है। ये चौथे नंबर का अधिकार है जो कि आपको देखने को मिलेगा 25 से लेकर आर्टिकल नंबर 28 तक देखने को मिलेगा। तो इसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, यानी कि इसमें आपको अलग अलग प्रकार से 4 चीज़ें हम देखेंगे। जैसे कि पहला नंबर है अंतःकरण की स्वतंत्रता, आर्टिकल नंबर 25 में देखने को मिलेगा। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, आर्टिकल नंबर 26 में। अब आर्टिकल नंबर 25 जो है व्यक्तिगत भावना को देखकर यहाँ पे स्वतंत्रता प्रदान की गई है, और ये जो है सामूहिक रूप से जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता की गई है, हालांकि दोनों एक ही है। इसके अलावा जो 27वां है, 27 में करों की बात की गई है, मतलब किसी भी विशिष्ट धर्म के अभिव्यक्ति के लिए जो कर है या टैक्स है कि समुदाय के बारे में स्वतंत्रता यहाँ प्रदान की गई, यानी कि टैक्स के लिए यहाँ पे बाधित नहीं किया जाएगा जो धार्मिक संस्थान है उनको। उसके बाद 28वें नंबर पे आपको जो है मतलब किसी प्रकार की जो धार्मिक उपासना है उसके लिए फोर्स नहीं किया जाएगा, मतलब कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता यहाँ प्रदान की गई है, यानी कि किसी धर्म विशेष के संबंध में उपासना के लिए यहाँ पर शिक्षण संस्थानों में बाध्यता नहीं की जाएगी। तो ये 4 प्रकार के दिए गए हैं, यानी कि आर्टिकल नंबर 25 व्यक्तिगत है, ये सामूहिक है। उसके बाद टैक्स के बारे में यहाँ जानकारी दी गई है धर्म की, और 28 में आपको बात की गई है ज़बरदस्ती यहाँ धर्म का शिक्षा यहाँ प्रदान नहीं की जाएगी। तो हम देख सकते हैं 4 आर्टिकल हमको इसके अंतर्गत देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो पहली चीज़ है, यानी कि हम इसके संबंध में कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। जैसे संविधान में अगर बात करें हम, तो संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी कि किसी भी धर्म को यहाँ विशेष मान्यता प्रदान नहीं की गई है। यहाँ जो है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है, ना ईश्वर विरोधी और ना ही ईश्वर समर्थक। भारत में इसका अभिप्राय यह है कि राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा तथा राज्य प्रत्येक धर्म को एक समान संरक्षण प्रदान करेगा। धर्म व्यक्ति के अंतःकरण का जो मामला एक प्रकार से हम मान सकते हैं, मतलब अपने अंदर से उसके मन में क्या इच्छा जागृत हो रही है, कौन सा धर्म वो मानने के लिए इच्छुक है, अंतःकरण का मामला है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को अपने विश्वास के अनुसार किसी भी धर्म
पंथ या संप्रदाय को मानने की पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता यहाँ होनी चाहिए। इस बात की व्याख्या की गई है धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत 25 से लेकर 28 में। तो चलिए यहाँ हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 25 की, जिसमें अंतःकरण की स्वतंत्रता के बारे में यहाँ बात की गई है। तो देखिए यहाँ हम देखें 25 अनुच्छेद नंबर 25(1), तो इसके अनुसार क्या है, इसके अनुसार अगर बात करें तो सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का यहाँ पे देखें तो अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म को बिना किसी बाधा को मानने, यानी कि एक तो अंतःकरण की स्वतंत्रता और साथ में किसी भी धर्म को बिना किसी बाधा के आचरण करने और उसका प्रचार करने, ठीक है, आचरण और साथ में प्रचार, इन सभी का अधिकार यहाँ पे प्रदान किया जाएगा। यह जो है व्यक्ति को 2 अधिकार यहाँ पे प्रदान करते हैं। कौन कौन से, मतलब एक तो अंतःकरण की स्वतंत्रता हो गई और दूसरी धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता व्यक्ति को प्रदान की जाती है। अब अंतःकरण की स्वतंत्रता का तात्पर्य क्या है? अंतःकरण की स्वतंत्रता का मतलब है प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा अपने व्यक्तिगत विश्वास या फिर उसकी आस्था या उसका विचार और चेतना के अनुसार जीवन जीने का अधिकार उसको होना चाहिए। ये बात की गई है अंतःकरण के अंतर्गत। और यह स्वतंत्रता जो है जब बाहर रूपों में व्यक्त की जाती है तो उसे धर्म का मानना और प्रचार करना कहते हैं। मतलब अंदर से जो भावना बाहर रूप पर प्रकट होती है उसको बोलते हैं धर्म का मानना या धर्म का प्रचार करना कहा जाता है। धर्म के मानने का मतलब क्या हो जाता है? धर्म के मानने का मतलब हो जाता है व्यक्ति द्वारा अपने धर्म के प्रति श्रद्धा विश्वास का स्वतंत्रता पूर्वक खुलेआम घोषित करना। धर्म के आचरण करने का मतलब होता है जो है धर्म द्वारा विहित कर्तव्य, कर्मकांड और धार्मिक कृत्यों को प्रदर्शित करने की स्वतंत्रता उसकी होनी चाहिए। इसके अलावा धर्म के प्रचार करने का अर्थ क्या होता है? व्यक्ति अपने धार्मिक विश्वासों एवं विचारों की अभिव्यक्ति दूसरों तक संप्रेषित या प्रकाशित कर सके, इसको बोलते हैं धर्म का प्रचार करना। तो ये सभी चीजें बात की गई है आर्टिकल नंबर 25 का 1 में, यानी कि 25 के 1 में बात की गई है। इसके अलावा दूसरा जो है इसी के अंतर्गत बात करें हम, अनुच्छेद नंबर 25 का 2 क्या बोलता है? 25 के 2 के अंतर्गत हमको धर्म की स्वतंत्रता पर कुछ आधारों पर प्रतिबंध लगाए जाने की व्यवस्था यहाँ पे की गई है राज्य के द्वारा। तो 3 प्रकार के 3 आधार यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे कि पहला आधार है सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार एवं जनता के स्वास्थ्य के हित में ना हो, यानी कि हम बोल सकते हैं धर्म के नाम पर कोई ऐसा कार्य नहीं किया जा सकता जो कि सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार एवं जनता के स्वास्थ्य के विरुद्ध हो। जैसे उदाहरण के लिए हम बोल सकते हैं धर्म के नाम पर मानव बलि ना दिया जाना चाहिए, शिशु बलि, अस्पृश्यता संबंधी ये जो है काम नहीं किए जाने चाहिए। धर्म के प्रचार के नाम पर किसी व्यक्ति को बलपूर्वक या दबाव डालकर धर्म परिवर्तन के लिए विवश नहीं किया जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इसके विरुद्ध यहाँ पे मानी जाती है। तो इस कंडीशन पर अगर यहाँ पे देखें तो ऐसी कंडीशन हमको देखने को मिलती है तो राज्य के द्वारा जो है इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। दूसरी चीज़ है धर्म से संबद्ध आर्थिक राजनीतिक क्रियाकलापों के संबंध में कानून बनाकर। तो इसका मतलब क्या है? राज्य जो है धार्मिक आचरण से संबंधित गैर धार्मिक पक्ष जैसे कि आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक आदि जो है कानून संबंध में कानून बना सकता है अगर इस प्रकार की कंडीशन है तो। तीसरी कंडीशन हमको देखने को मिलती है समाज कल्याण व समाज सुधार के आधार पर। तो इसमें क्या होता है, व्यक्ति जो है धार्मिक स्वतंत्रता जो होती है, व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता राज्य द्वारा समाज कल्याण एवं सुधार में अगर बाधा उत्पन्न नहीं करती है, मतलब एक प्रकार से बाधा उत्पन्न करती है तो यहाँ पर राज्य के द्वारा एक प्रतिबंध लगाया जाएगा। अगर नहीं करती तो कोई दिक्कत नहीं है। तो राज्य इस स्थिति में जो है कानून बनाकर उन सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों का उन्मूलन कर सकता है जो राज्य की प्रगति में बाधा उत्पन्न करती है। जैसे कि उदाहरण के रूप में अगर देखें तो राज्य ने जो है जैसे सती प्रथा, कुछ लोगों का धार्मिक विश्वास हुआ करता था परंतु राज्य ने जो है सती प्रथा को क्या कर दिया, मतलब एक प्रकार से बैन लगा दिया। हमने पढ़े थे पीछे देवदासी जो मंदिरों में छोड़ दिया जाता था लड़कियों को, ठीक है, तो उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। हालांकि ये कुछ जो है धर्मों का एक प्रकार से मानना था, मतलब उनकी प्रथा थी या उनकी आस्था हुआ करती थी, परंतु ये जो है सामाजिक सुधार और उसके आधार पर जो है इस पर प्रतिबंध लगाया गया है राज्य के द्वारा। तो ये सारी चीज़ हमको यहाँ देखने को मिली आर्टिकल नंबर 25 में। एक तो यहाँ पे स्वतंत्रता मिलती है और एक तो यहाँ प्रतिबंध देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमको देखने को मिलता है, जैसे कि मैंने 25 में बात किया व्यक्तिगत रूप से देखने को मिलती है, 26 में आपको सामूहिक रूप से देखने को मिलती है। तो 26 में क्या बोला जाता है, जो लोक व्यवस्था है सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए कोई मतलब एक प्रकार से प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को निम्न मतलब एक प्रकार से देखें तो विभिन्न प्रकार से यहाँ पे क्या की जाती है, स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। कैसे? संस्थाओं की स्थापना। अब मतलब जो एक प्रकार से अगर देखें तो अपने धर्म के लिए जो संस्था है
उनकी स्थापना करना और उनका संचालन करना या उनका पोषण करना, ये स्वतंत्रता प्रदान की गई है। फिर देखें जो धार्मिक कार्य है उनसे संबंधित उनका प्रबंध करना, उनको मैनेजमेंट, सारी चीज़ें उनकी व्यवस्था संभालना। फिर धार्मिक कार्यों के लिए संपत्ति को प्राप्त करना और उन संपत्तियों का स्वामित्व करना, इन सभी की व्यवस्था की गई है इसमें आर्टिकल नंबर 26 में। फिर ऐसी संपत्ति का जो है एक प्रकार से है, मतलब एक प्रकार से विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार भी इनको प्रदान किया जाता है। तो ये 4 चीज़ें आर्टिकल नंबर 26 में प्रदान की गई है धार्मिक कार्यों के प्रबंध से संबंधित। तो 25 में व्यक्तिगत रूप से बात की गई है, ठीक है, और 26 में क्या बात की गई है, सामूहिक रूप से। तो आपको दोनों को याद रखना है। अब बात करते हैं 27 की। तो 27 में क्या बात की गई है? 27 में नॉर्मली आपको याद रखना है टैक्स से संबंधित बात की गई है, यानी कि किसी विशिष्ट धर्म की अभिव्यक्ति के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता प्रदान की गई है। जैसे अगर बात करें हम आर्टिकल नंबर 27 की, तो इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को ऐसा कर देने या टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिसकी आय को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की वृद्धि के लिए व्यय किया जाता हो। अब यहाँ विशेष रूप से अगर देखें तो कर या शुल्क में हम देख सकते हैं अंतर हमको देखने को मिलता है। संविधान कर की मनाही करता है, परंतु अगर कोई शुल्क की बात करें, यदि राज्य किसी धार्मिक संप्रदाय के लिए कार्य करता है तो ऐसे कार्य के लिए राज्य उस धार्मिक संप्रदाय के लोगों से शुल्क वसूल सकता है। कर के लिए बाध्यता नहीं है, परंतु शुल्क यहाँ वसूला जा सकता है। तो ये बात की गई है आर्टिकल नंबर 27 में। इसके बाद हम देखें 28 में क्या बोला गया है। 28 में बोला गया है जो धार्मिक, मतलब एक प्रकार से जो शिक्षण संस्थान है जो कि राज्य के द्वारा मतलब पोषित किए जाते हैं, तो या फिर कोई निजी के द्वारा पोषित किए जाते हैं, तो राज्य के द्वारा पोषित किए जाते हैं तो उसमें तो पाबंदी है, यानी कि एक प्रकार से वहाँ धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, इस प्रकार से है। तो आर्टिकल नंबर 28 क्या बोलता है, कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। तो इसके बारे में हम देखें तो इसमें विभिन्न प्रावधान हमको देखने को मिलते हैं। तो निम्न 3 है, जैसे कि शिक्षा नहीं दी जाएगी, किसमें नहीं दी जाएगी, उन सभी संस्थानों में शिक्षण संस्थानों में जो है धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी जो कि पूर्णतः सरकार के द्वारा पोषित किए जाते हैं। सरकार मतलब राज्य सरकार के किसी के द्वारा। दूसरी बात की जा रही है शिक्षा दी जा सकती है, कैसे, वे शिक्षण संस्थान जो किसी न्यास या फिर हम बोल सकते हैं कोई ट्रस्ट है, ट्रस्ट के द्वारा स्थापित किया गया हो, जिसके अनुसार उन संस्थान है उसमें धार्मिक शिक्षा देना अनिवार्य है, तो उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, भले ही उस संस्था का प्रशासन राज्य के द्वारा किया जाए हो। मतलब स्थापित ट्रस्ट के द्वारा किया गया हो और प्रशासन भले ही राज्य के द्वारा किया गया हो, तो यहाँ शिक्षा दी जा सकती है। राज्य के द्वारा पोषित है तो उसमें शिक्षा नहीं दी जा सकती, राज्य के द्वारा स्थापित और पोषित में। फिर धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, किसमें, राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत जो भी विद्यार्थी है उसको धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यदि विद्यार्थी अवयस्क है तो उसके संरक्षण की अनुमति भी अनिवार्य होगी यहाँ पे। तो ये 3 चीज़ें हमको देखने को मिली अनुच्छेद नंबर 28 में, यानी कि अनुच्छेद नंबर 28 में। तो हमारे अब जो है शोषण के विरोध अधिकार भी खत्म हो गए और धार्मिक शिक्षा जो धार्मिक एक प्रकार से हमने देखें जो हमारे धर्म की स्वतंत्रता है आर्टिकल नंबर 25 से 28, ये भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका। अब नेक्स्ट हमको देखने को मिलता है आर्टिकल नंबर 29 और 30। तो ये हमको देखने को मिलते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसमें 2 चीज़ें देखने को मिलती है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण 29 में वर्णित है और शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये आर्टिकल नंबर 30 में विस्तृत यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो भारत की जो सांस्कृतिक अनेकता है उसके कारण हम देख सकते हैं संविधान निर्माताओं द्वारा भारत के नागरिकों को संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार यहाँ पर प्रदान किए गए हैं, ताकि जो बहुमत है, बहुमत की निरंकुशता से अल्पसंख्यक वर्गों को, यानी कि कुछ विशेष जाति वर्ग का यहाँ पर काफ़ी बहुमत देखने को मिलता है, तो बहुमत वर्गों की तो ठीक है, परंतु कुछ अल्पसंख्यक वर्ग है उनका यहाँ पर शोषण ना किया जाए, इसके लिए इन अधिकारों को यहाँ पर फंडामेंटल राइट में शामिल किया गया है, उनके अधिकारों को सुरक्षित रखा जा सके। तो हमको वही बात करना है आर्टिकल नंबर 29 और 30 में, जो कि हमको बात की गई संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार। तो हम पहला बात कर लेते हैं अनुच्छेद नंबर 29, जो कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करता है। तो हम देखें यहाँ पे अनुच्छेद नंबर 29 का 1 क्या बोलता है। 29 के 1 के अनुसार अगर देखें तो भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी जो भाषा है, साथ में उसकी लिपि, और बात की जाए संस्कृति की तो ये भी शामिल है,
तो भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार यहाँ पर प्रदान किया गया है आर्टिकल नंबर 29 का 1 में। यह अधिकार केवल उन नागरिकों को प्रदान किया गया है जो भाषा, लिपि या संस्कृति की दृष्टि से अल्पसंख्यक हो। मतलब शुरू में बात की गई है अल्पसंख्यक, तो अल्पसंख्यक वर्गों को ही भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार दिया गया है आर्टिकल नंबर 29 के 1 में। इसके अलावा आर्टिकल नंबर 29 का 2 क्या बोलता है या 2 क्या बोलता है? इसके अनुसार राज्य द्वारा घोषित या राजकीय सहायता से संचालित किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश के लिए किसी भी नागरिक को उसकी भाषा, धर्म, जाति और वंश के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, मतलब जो भी व्यक्ति है, मतलब राज्य के द्वारा सहायता प्राप्त जो भी शिक्षण संस्थान है, उसमें किसी भी जो नागरिक है उसको भाषा, धर्म, जाति और वंश के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। ये बात की गई है अनुच्छेद नंबर 29 के 2 में। तो ये तो बात हो गई आर्टिकल नंबर 29 हमने देखे अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। इसके बाद हम देखने वाले हैं आर्टिकल नंबर 30, जिसमें बात की गई है शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो इसमें क्या बात की गई है? इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य जो है धर्म या भाषा के आधार पर किसी भी शिक्षण संस्थान को सहायता देने से भेदभाव नहीं करेगा। मतलब यहाँ पे राज्य के द्वारा भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसके लिए? सहायता में। सभी अल्पसंख्यक वर्गों को धर्म या भाषा पर आधारित अपनी रुचि की शिक्षण संस्था की स्थापना करने का अधिकार यहाँ पे होगा। और राज्य जो है किसी अल्पसंख्यक वर्ग पर किसी भी प्रकार की भाषा या संस्कृति को नहीं थोपेगा। मतलब जबरदस्ती यहाँ किसी भी प्रकार की नहीं की जाएगी। आर्टिकल नंबर 30 के अंतर्गत ये बात कही गई है, बल्कि उनकी संस्कृति व भाषा को पूरा संरक्षण प्रदान किया जाएगा, जिससे वह अपनी एक प्रकार से पहचान को बनाए रखे। इसके अलावा हम बात करें संस्कृति व शिक्षा के अधिकारों, एक प्रकार से अधिकारों की यह कहकर भी आलोचना की गई है कि ये जो है स्वतंत्रताएं, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता और जातियों के एकीकरण के लिए भी एक प्रकार से चुनौती बनकर सिद्ध होगी। मतलब इस प्रकार से इसकी आलोचना भी की गई है। धर्म और समुदाय पर आधारित शिक्षा संस्थान राष्ट्रीय एकता और धर्मनिरपेक्षता में बाधा प्रस्तुत करेंगे और यह सांप्रदायिकता व संकीर्ण राष्ट्र विरोधी दृष्टिकोण का भी विकास करेंगे, जिससे भयंकर परिणाम भी निकल सकते हैं। दूसरी चीज अगर बात करें आर्टिकल नंबर 29 की, तो इसमें संस्कृति शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। देखिए संविधान में बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। जैसे हमने बात की थे अस्पृश्यता की बात करें, तो अस्पृश्यता भी यहाँ पे एक प्रकार से जो है मतलब एक प्रकार से परिभाषित नहीं किया गया है। दूसरी चीज हमने बात करें अल्पसंख्यक, तो अल्पसंख्यक की कोई स्पेशल डेफिनेशन हमको कहाँ पे संविधान में देखने को नहीं मिली है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ डिफाइन नहीं की गई है। तो आर्टिकल नंबर 29 में क्या है, मतलब जो संस्कृति शब्द है, संस्कृति की भी बात की जा रही, तो आर्टिकल नंबर 29 में बोला गया है कि संस्कृति शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। और यदि संस्कृति शब्द का अर्थ सामाजिक, धार्मिक और नैतिक मूल्यों पर आधारित रूढ़ियों से लिया गया है, तो ये स्वतंत्रताएं प्रतिगामी और प्रक्रियावादी सिद्ध हो सकती है। मतलब आगे भविष्य के लिए खतरा सिद्ध हो सकती है। इस प्रकार से आलोचना इनकी की गई है। लेकिन भारत में विभिन्न, मतलब एक प्रकार से देखें, विभिन्नताएं होने के साथ साथ जो एकता है उसको बनाए रखना काफ़ी आवश्यक यहाँ माना जाता है। और यह तभी संभव है जब इस लोकतांत्रिक देश में सभी अपनी पहचान के साथ जीने का अधिकार रखते हो, जिससे वे स्वयं को सुरक्षित महसूस कर सके और देश के विकास में भागीदारी निभा सके। एक प्रकार से यहाँ बात की गई है। और भारतीय संविधान में शिक्षा और संस्कृति का अधिकार अल्पसंख्यक वर्गों के लिए आवश्यक समझा जाता है। तो निष्कर्ष के तौर पर हमने देखें ये दोनों अधिकार काफ़ी आलोचना होने के बाद भी काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं अल्पसंख्यक वर्गों के लिए, ताकि उनका शोषण नहीं किया जा सके और वो अपनी पहचान बनाए रखे। तो ये तो बात हो गई, हमने दो देखें संस्कृति और शिक्षा का अधिकार आर्टिकल नंबर 29 और 30 के अंतर्गत। अब बात करते हैं हम अनुच्छेद नंबर 31 की। तो अनुच्छेद नंबर 31 हालांकि फंडामेंटल राइट में आपको देखने को नहीं मिलेगा, परंतु हम थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 31 के अंतर्गत, जिसमें हमको संपत्ति का अधिकार, जो कि अब वर्तमान में ये निरसित किया गया है, यानी कि इसको हटा दिया गया है यहाँ से। और इसको मतलब एक प्रकार से देखें तो ये जो है मूल संविधान में शामिल था। मतलब भाग 3 के अंतर्गत हमको 7 मूल अधिकार देखने को मिले थे। तो 7 में से था एक संपत्ति का अधिकार, ठीक है, जिसमें हम देखें तो हमको एक और चीज़ एक जगह और देखने को मिला था। ये आर्टिकल नंबर 19 के अंतर्गत एक जो था F, मतलब एक का F के अंतर्गत हमको जो है संपत्ति के धारण करने की जो है स्वतंत्रता, इस प्रकार से वहाँ पर व्यवस्था की गई थी। तो यहाँ दोनों जगह से हमको देखें तो सभी नागरिकों को संपत्ति प्राप्त करने, बनाए रखने और बेचने का अधिकार प्राप्त था। परंतु इसको जो है 44वां संविधान संशोधन आया 1978 में, इसको उठाकर निकाल दिया। मतलब यहाँ से फेंक दिया गया। कहाँ पे फेंक दिया गया? इसको उठाकर जो है भाग नंबर 12 में, यानी कि भाग नंबर 3 से ले जाकर सीधे भाग नंबर 12 में पहुँचा दिया गया।
और ये आर्टिकल नंबर 31 में था, तो आर्टिकल नंबर कहाँ पहुँच गया, 300A में। अब 300A मतलब संशोधन है, सिंपल सी बात, हम बात कर रहे हैं संशोधन की। तो भाग नंबर 12 में आर्टिकल नंबर 300A के तहत इसको कानूनी अधिकार का दर्जा प्रदान कर दिया गया है। तो अब वर्तमान में ये हमारे फंडामेंटल राइट में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, मतलब व्यक्ति को, मतलब राज्य अपनी जो है आवश्यकता या राजकीय कार्य से संबंधित संपत्तियों का अधिग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ व्यवस्था की गई है। तो ये सारी चीज़ हमने यहाँ पे देखें किससे संबंधित, संपत्ति, मतलब एक प्रकार से हमने देखें शोषण के विरुद्ध अधिकार देखें, उसके बाद हमने देखें जो भी चीज़ें थी, इसके बाद हमारी धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित वो हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। इसके अलावा हम देखेंगे अब आर्टिकल नंबर 32 की बात कर लेते हैं। 32 में भी हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखने वाले हैं, जो कि आगे हमारे बहुत, मतलब एक प्रकार से देखें तो किसी किसी लोगों के द्वारा जो संवैधानिक, मतलब एक प्रकार संविधान निर्माता है, उनके द्वारा बात की गई है कि जब तक कि, मतलब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अब बीमारी है, तो बीमारी है भाई, तो उसका इलाज होना चाहिए ना। अगर इलाज नहीं होगा तो सिंपल सी बात है, कोई मतलब नहीं है ज़िंदगी का। तो इसलिए एक प्रकार से बात की गई है संवैधानिक, मतलब जो फंडामेंटल राइट है उनका अर्थ तभी तक है जब तक कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। मतलब जब तक कि, मतलब एक प्रकार से फंडामेंटल राइट तभी तक उपयोगी है जब तक उनका ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमको कहाँ दिया गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है आर्टिकल नंबर 32 में ये प्रदान किया गया है ना। मेडिसिन इसको बोलते हैं, रेमेडीज हम एक प्रकार से बोल सकते हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, उपचारों का अधिकार, आर्टिकल नंबर 32। संविधान के द्वारा जो प्रदत्त मूल अधिकार है उनका कोई महत्व नहीं होता कब जब इनका कोई इलाज नहीं होता, यानी कि उनको लागू करने की व्यवस्था यहाँ पे ना होती। अगर लागू करने की व्यवस्था नहीं होती तब तक तो फंडामेंटल राइट हमारे तहस नहस हो जाते कब से। तो यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट को ये पावर प्रदान करता है आर्टिकल नंबर 32 कि उनकी सुरक्षा या उनकी रक्षा की जाए। संवैधानिक, मतलब एक प्रकार से फंडामेंटल जो राइट है उनका गारंटर या फिर उनका संरक्षक किसको बोला जाता है, सुप्रीम कोर्ट को। किसके तहत, आर्टिकल नंबर 32 के तहत। तो आर्टिकल नंबर 30 भारत के संविधान में आर्टिकल नंबर 32 जो है नागरिकों को संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। इसका प्रयोग करके वे अपने मूल अधिकारों को न्यायपालिका की सहायता से सुरक्षित रख सकते हैं। और इसी अनुच्छेद के संबंध में जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, ठीक है, तो उन्होंने संविधान सभा में कहा था कि यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान का कौन सा विशेष अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है जिसके बिना यह संविधान शून्य हो जाएगा, तो मैं इसके सिवाय किसी दूसरे अनुच्छेद का नाम नहीं लूंगा, यह संविधान की आत्मा है। ये कहा था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है आर्टिकल नंबर 32। इसके अंतर्गत हमको दो चीज़ें देखने को मिलती है, अनुच्छेद नंबर 32 का 1, अनुच्छेद नंबर 32 का 2। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 32 का 1 की। तो यहाँ पे नागरिकों को संविधान के भाग 3 में ये वर्णित है, नागरिकों के, मतलब जो है नागरिकों को संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा उच्चतम न्यायालय में एक प्रकार से समावेदन करने का अधिकार यहाँ पे दिया गया है, यानी कि गारंटी प्रदान की गई है। दूसरी अगर बात करें हम दूसरे शब्दों में, तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मूल अधिकारों की गारंटी देने वाली संस्था इसको कहा जाता है। यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकार, अगर देखें मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय में न्याय प्राप्ति के लिए वो निवेदन कर सकता है। दूसरा, इस अनुच्छेद के द्वारा पीड़ित व्यक्ति को यह अधिकार दिया जाता है कि वह सीधे उच्चतम न्यायालय के पास निवेदन कर सकता है। और अनुच्छेद नंबर 32 का 1 जो है इसमें केवल मूल अधिकारों की ही गारंटी प्रदान करता है, अन्य अधिकारों की नहीं। जैसे कि विधिक अधिकार की अगर बात करें तो ये यहाँ पे देख सकते हैं हम। अनुच्छेद नंबर 32 का 1 में हम देखें तो न्यायिक पुनरावलोकन, जो न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू जिसे बोलते हैं, तो उसका भी अधिकार ये दिया गया है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है, जो कि लेजिस्लेटिव के द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं उसको न्यायपालिका यहाँ पे सही गलत का फैसला करके, यानी कि जुडिशियल रिव्यू करके असंवैधानिक घोषित कर सकती है अगर गलत पाया जाता है। तो यदि सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है जो कि मतलब मूल अधिकारों से संगत नहीं है, या ऐसी कोई विधि बनाती है जो मूल अधिकारों के लिए उचित नहीं है, तो उसको यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा न्यायालय के द्वारा। ये भी बात की गई है अनुच्छेद नंबर 32 के 1 में। अब अनुच्छेद नंबर 32 के 2 में क्या बात की गई है, इस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए जो उच्चतम न्यायालय है उसने बहुत सारे डायरेक्शंस या आदेश या ऑर्डर हम बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं रिट। तो रिट तो आपने सुना ही होगा, रिट्स ये जो होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये आर्टिकल नंबर 32 के 2 में बोला गया है
उच्चतम न्यायालय ये रिट जारी कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 32 के 2 में सर्वोच्च न्यायालय को यहाँ पे व्यवस्था दी गई है। और आर्टिकल नंबर 226 की अगर बात करें तो ये जो है हाई कोर्ट को दी गई है। इसमें किसको दी गई है? सुप्रीम कोर्ट को, और इसमें दी गई है हाई कोर्ट को। तो इस प्रकार से यहाँ व्यवस्था की गई है। मतलब यहाँ पे हम देखें तो ये सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 32 के 2 में ये आदेश दे सकता है, रिट जारी कर सकता है। और आर्टिकल नंबर 226 जो है इसमें एक प्रकार से देखें तो हाई कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, 5 प्रकार की सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है। दोनों को रिट जारी करने की पावर प्रदान की गई है। तो यहाँ पे हमको 5 प्रकार की रिट देखने को मिलती है। तो पांचों के बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं, उसके बाद हम बाकी चीज़ें देखेंगे विस्तार से। तो चलिए यहाँ पे आर्टिकल नंबर 32 का 2 जो बोलता है उसके अंतर्गत जो है 5 प्रकार की रिट हमको देखने को मिलती है। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है, अधिकार पेक्षा। तो पहली हम बात करते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण को इंग्लिश में बोला जाता है हैवियस कॉर्पस। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अपनी बॉडी की रक्षा करना, यानी शरीर प्राप्त करना। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को एक प्रकार से बिना कारण के बंदी बनाया गया है, तो उसका कारण अगर सिद्ध होता है तो ही ठीक है, नहीं तो कारण सिद्ध नहीं होता तो न्यायालय के द्वारा जो है उसको बाहर करने के आदेश दे दिए जाते हैं। तो जैसे इसका मतलब एक प्रकार से देखें तो ये जो रिट होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यह रिट एक आदेश के रूप में होती है। उन व्यक्तियों के विरुद्ध जारी किया जाता है जो कि किसी बंदी बनाए, मतलब किसी को बंदी बनाए हुए हैं। उन्हें यह आदेश दिया जाता है कि वह एक प्रकार से निरुद्ध व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करे, ताकि न्यायालय इस बात की जांच कर सके कि उनने जुर्म किया है या नहीं किया है। व्यक्ति को बंदी बनाए जाने के पीछे कारण उचित है या नहीं है, ये यहाँ पर जांच की जाती है। यदि कारण उचित नहीं है तो उसे मुक्त करने के आदेश दिए जाते हैं। और यह रिट किसी व्यक्ति को जारी की जाती है, मतलब एक प्रकार से किसी भी व्यक्ति को जारी की जा सकती है, चाहे वो सरकारी हो या फिर गैर सरकारी हो। मतलब सरकारी व्यक्ति ने अगर ऐसा करा है तो भी ठीक है, उसके खिलाफ भी जारी की जा सकती है। या फिर हम बोले तो ये जो है एक प्रकार से प्राइवेट व्यक्ति है, उसके खिलाफ भी ये जारी की जा सकती है। मतलब बिना कारण की गिरफ्तारी के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी की जाती है। दूसरी है परमादेश। परमादेश को बोलते हैं मैंडामुस। ठीक है, इंग्लिश में बोला जाता है मैंडामुस। और ये जो रिट है, रिट क्या की जाती है? न्यायालय द्वारा जो एक प्रकार से अगर बात करें जैसे आईपीएस अधिकारी है या फिर हम बोल सकते हैं आईएएस अधिकारी, नॉर्मली बात करें तो सिविल सर्वेंट या लोक सेवक जो होते हैं, तो लोक प्राधिकारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, तो उनके खिलाफ हम देखें तो उनके लिए एक प्रकार से अन्य कोई विधिक उपचार प्राप्त ना हो, मतलब जो व्यक्ति है उसको, तो इस प्रकार की रिट जारी की जाती है जब लोक सेवक किसी विधिक कर्तव्य को करने के लिए बाध्य होते हैं, किंतु वह करने से मना करता है, तो हम ये देखें तो ये परमादेश यहाँ जारी की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब यहाँ देखें तो यह रिट जो है विभिन्न व्यक्तियों के लिए जारी नहीं की जाती। जैसे सरकारी व्यक्ति है, गवर्नमेंट मतलब एक प्रकार सरकारी है, उसके खिलाफ तो जारी की जाती है, परंतु कुछ प्राइवेट और कुछ जो है अन्य व्यक्ति उनके लिए जारी नहीं की जाती। जैसे राष्ट्रपति प्लस राज्यपाल, इन दोनों के खिलाफ यहाँ जारी नहीं की जा सकती। कोई प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी अगर यहाँ पे अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से करे तो उसके खिलाफ भी जारी नहीं की जा सकती। और दूसरी जो न्यायाधीश होते हैं, मजिस्ट्रेट होते हैं, उनके खिलाफ भी ये जारी नहीं किया जा सकता परमादेश, मतलब ये वाली रिट सेकंड नंबर की। तो याद रखना आपको, इन सभी को छोड़कर अन्य लोगों के लिए जारी की जा सकती है जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। प्रतिषेध की अगर बात करें तो प्रतिषेध क्या होता है? प्रोहिबिशन इसका मतलब होता है, इंग्लिश में अगर बात करें तो इसका मतलब होता है जैसे जो टॉप लेवल का जो न्यायालय है, टॉप लेवल का जो कोर्ट है और निचले लेवल के जो कोर्ट है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए इसके अंतर्गत 2-3 कोर्ट है। अब ये जो कोर्ट है, इस कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का भी एक प्रकार से अतिक्रमण कर रहा है, या फिर ये वाला जो कोर्ट है इस कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का हनन कर रहा है। तो यहाँ हम देखें तो यह रिट एक प्रकार से न्यायिक रिट इसको बोला जाता है, जो कि वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को जारी की जाती है। इस रिट के तहत अधीनस्थ न्यायालय में चलने वाले जो वाद है उसको वरिष्ठ न्यायालय के पास भेजने का आदेश दिया जाता है। यानी कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी अधिकारिता के बाहर, मतलब इस अधिकारिता से बाहर अगर इनने काम किया है जाकर, तो निर्णय दिया है या निर्णय के प्रकृति के न्याय सिद्धांत का उल्लंघन किया है, तो इस संबंध में जो टॉप लेवल का न्यायालय है वो बोलता है कि भाई ये रिट मतलब जो है ये को जो भी फैसला है, जो भी केस है वो इसके पास भेजा जाए। तो टॉप लेवल के न्यायालय के द्वारा जो अधीनस्थ न्यायालय उसको ये भेजा जाता है, यानी कि हाई कोर्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने जिला लेवल के न्यायालय को ये रिट जारी की जाती है। इसकी बात करें हम प्रतिषेध की, तो प्रतिषेध में हमको देख सकते हैं, हम देखिए अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से अगर बाहर जाकर कार्य करा तो ये एक प्रकार से प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन माना जाता है प्रतिषेध में। तो रिट यहाँ पे टॉप लेवल के न्यायालय के द्वारा जारी की जाती है।
और अगर देखें अधीनस्थ न्यायालय को अपनी अधिकारिता का अतिक्रमण करने से ये रोकता है। उत्प्रेषण भी सेम ऐसा ही एक प्रकार से देखें तो ये रीट भी जो है एक प्रकार की न्यायिक रीट इसको बोला जाता है, जो कि वरिष्ठ न्यायालय मतलब इसी प्रकार से कंडीशन वरिष्ठ न्यायालय के द्वारा निचले लेवल के जो न्यायालय है उसमें जो कोई वाद चल रहा है तो उसको यहाँ पे न्यायालय में भेजने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो क्या करता है, अधिकार क्षेत्र से बाहर है तो यहाँ पे रोक लगाता है, और ये भी एक प्रकार से क्या करता है, अधिकार क्षेत्र से बाहर, तो यहाँ पे भी ये मतलब जो रोक लगाता है और फैसले को यहाँ पे भेजने का आदेश दिया जाता है। अब इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है वो देख लेते हैं हम। जैसे प्रतिषेध की बात करें, प्रतिषेध तथा उत्प्रेषण जो है दोनों न्यायिक रिट यहाँ माना जाता है जो कि अधीनस्थ न्यायालय को जारी की जाती है, किंतु इन दोनों रिट में अंतर हमको देखने को मिलता है। जब कोई अधीनस्थ न्यायालय मतलब निचले लेवल के कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय ऐसे मामले की सुनवाई करता है जिस पर उसकी अधिकारिता उसको प्राप्त नहीं है, तो वरिष्ठ न्यायालय प्रतिषेध एक प्रकार से प्रतिषेध रिट जारी करता है। मतलब टॉप लेवल का जो कोर्ट है वो निचले लेवल का जो कोर्ट है अगर कोई फैसले पर सुनवाई करता है जो कि उसके अधिकारिता क्षेत्र में नहीं था तो प्रतिषेध जारी की जाती है। ठीक है, प्रतिषेध जारी करके अधीनस्थ न्यायालय को उन कार्यवाही को आगे बढ़ाने से रोक देता है। दूसरी ओर अगर बात करें, यदि कोई अधीनस्थ न्यायालय मतलब निचले लेवल के जो कोर्ट है, अधीनस्थ न्यायालय मुकदमे मतलब एक प्रकार से मुकदमे की सुनवाई कर चुका है और निर्णय दे चुका है, तो उसे एक प्रकार से उत्प्रेषण जारी की जाती है, उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है। उत्प्रेषण का मतलब होता है सरसरी इसको बोलते हैं, तो उत्प्रेषण के तहत इसको कार्रवाई की जाती है। दोनों में सिर्फ एक प्रकार से अगर देखें तो कार्रवाई करने के पश्चात उत्प्रेषण, और अधिकार क्षेत्र से बाहर गया है तो ये प्रतिषेध जारी की जाती है। नेक्स्ट है अधिकार परीक्षा। आप इसका एक उदाहरण लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका जो है एक प्रकार से जहाँ पे पीएचडी वालों की भर्ती हो रही है और एक व्यक्ति जो है जिसकी पीएचडी नहीं है और उसको उस पद पर बैठा दिया गया है, अन्य व्यक्ति को अनदेखा या भेदभाव कर लिया गया है। तो इसलिए यहाँ पे देखिए अधिकार किसका था, पीएचडी वाले का, और बैठा कौन है वहाँ पे, अयोग्यता मतलब अयोग्य व्यक्ति बैठा है। तो उस पर एक प्रकार से देखें तो इसके लिए जो है यहाँ पे मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा अधिकार परीक्षा या फिर क्यू वारंटो जो है ये रिट जारी की जाती है। इसका मतलब होता है आपका प्राधिकार क्या है। यह रिट ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है जो किसी सार्वजनिक पद को अवैध रूप से धारण कर लिया हो। इस रिट द्वारा उससे यह पूछा जाता है कि वह किस अधिकार से पद को धारण किया हुआ है। मतलब मुख्य उद्देश्य क्या है इसका, किसी व्यक्ति को उक्त पद के धारण करने से रोकना होता है जिसके लिए वो वैध नहीं है या फिर जिसके लिए वो अयोग्य है। न्यायालय रिट जारी करके उसे जो है अपने पद से हटा सकता है, उसके पद को रिक्त घोषित कर सकता है। तो ये सारी चीज हमको देखने को मिली अनुच्छेद नंबर 32 के 2 में। इसके अलावा हमको कुछ अंतर भी देखने को मिलता है रिट जारी करने से संबंधित अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। ये देखने को मिलता है सुप्रीम कोर्ट में और ये देखने को मिलता है हाई कोर्ट में, दोनों के लिए यहाँ देखने को मिलता है। तो यहाँ अगर बात करें 32 की, तो 32 में हमको देखने को मिलता है सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है और ये हाई कोर्ट के पास पावर है। 32 के अंतर्गत जो सर्वोच्च न्यायालय है केवल फंडामेंटल राइट के लिए ही यहाँ मूल अधिकार मतलब एक प्रकार से उल्लंघन पर रिट जारी कर सकता है 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट। परंतु हाई कोर्ट की अगर बात करें तो हाई कोर्ट जो है फंडामेंटल राइट प्लस अन्य अधिकारों के उल्लंघन पर भी क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। दोनों चीज आपको अंतर ध्यान में रखना है। अब यहाँ देखें 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है उसका अधिकार क्षेत्र संपूर्ण भारत रहेगा, परंतु राज्य क्षेत्र की अगर बात करें तो राज्य क्षेत्र का जो अधिकार है वो सीमित रहता, मतलब अपने राज्य तक ही सीमित रहेगा। किसमें, आर्टिकल नंबर 226 में हाई कोर्ट का। इसके बाद आर्टिकल नंबर 32 जो है एक प्रकार का स्वयं फंडामेंटल राइट है, परंतु हम देखें तो यहाँ देखें स्वयं फंडामेंटल राइट है और यहाँ पे अगर देखें 226 में तो ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज बात करें 32 में क्या है, 32 एक प्रकार से संवैधानिक गारंटी प्रदान करता है किसकी, फंडामेंटल राइट की। और यहाँ पे ये क्या करता है, ये मूल अधिकार की सुनवाई बस करता है, तो ये गारंटी प्रदान नहीं करता है। इसके अलावा जो सारी चीज़ हमने देखें मतलब यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे संवैधानिक सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं होती, यहाँ पे संवैधानिक सुरक्षा की गारंटी होती है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, अनुच्छेद नंबर 32 सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है, अनुच्छेद नंबर 226 हाई कोर्ट के पास पावर होती है। ये फंडामेंटल अधिकारों के संबंध में बस सुनवाई कर सकता है, मतलब एक प्रकार से उसके संबंध में बस उल्लंघन होने पर रिट जारी कर सकता है, और ये फंडामेंटल राइट साथ में अन्य अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकता है। इसका जो क्षेत्र है वो भारत हो सकता है कंप्लीट, और इसका जो क्षेत्र है राज्य होता है। ये खुद एक अपने आप में फंडामेंटल राइट है और ये फंडामेंटल राइट नहीं है। ये संवैधानिक अधिकारों की गारंटी देता है, ये सिर्फ सुनवाई करता है, संवैधानिक सुरक्षा की गारंटी यहाँ पे प्रदान नहीं की गई है।
इसके अलावा एक चीज़ और देखने को मिलती है, जैसे कि मूल जो अधिकार है, मूल अधिकारों का निर्बंधन और निलंबन अगर देखें तो यहाँ पे कब कब किया जाता है, तो चार चीज़ें हमको यहाँ देखने को मिलती है। जैसे सबसे पहले अगर बात करें अनुच्छेद नंबर 352, तो यहाँ पे क्या होता है, नेशनल इमरजेंसी होती है। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपातकाल जिसे हम बोलते हैं, नेशनल इमरजेंसी लागू की जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, अनुच्छेद नंबर 358 के अनुसार जो आर्टिकल नंबर 29 है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या स्वतंत्रता का अधिकार हम बोले, तो आर्टिकल नंबर 19 जो है एक प्रकार से निलंबित हो जाता है। उसके अलावा अनुच्छेद नंबर 359 की अगर बात करें तो यहाँ पे राष्ट्रपति महोदय को पावर होती है, राष्ट्रपति महोदय को पावर होती है क्या, कि वह अधिसूचना द्वारा जो है अन्य अधिकारों को भी निलंबित कर सकता है। परंतु 20 और 21 इन दोनों को अगर छोड़ दिया जाए तो इनके अलावा संपूर्ण अधिकार को यहाँ पे निलंबित किया जा सकता है, इनको कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता। अब अनुच्छेद नंबर 33 में क्या होता है, अनुच्छेद नंबर 33 में किसको पावर है, संसद को, पार्लियामेंट को पावर है कि वह प्रतिरक्षा सेना, मतलब जो सैनिक होती है, सैनिक, सेना बल, पुलिस, इंटेलिजेंस, दूरसंचार, ये सभी जो रहते हैं जो कि नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं, तो एक प्रकार से अगर देखें तो इनमें विधि बनाकर इनको जो है एक प्रकार से निलंबित किया जा सकता है, संसद को ये पावर दी जाती है। दूसरी चीज़ अगर बात करें अनुच्छेद नंबर 34, अनुच्छेद नंबर 34 क्या होता है, इसमें बात की गई है मार्शल लॉ की। ठीक है, मार्शल लॉ, सैन्य शासन जिसे हम बोलते हैं, मार्शल लॉ या फिर सेना विधि को लागू किया जाता है तो संसद विधि द्वारा जो है मूल अधिकारों को निर्बंधित या फिर उनको बैन लगाई जा सकती है उस पर। संसद संविधान में संशोधन करके भी मूल अधिकारों को निलंबित कर सकती है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी किया जाता है या संशोधन किया जाता है तो भी मूल अधिकारों पर निर्बंधन या उस पर बैन लगाया जा सकता है। परंतु ऐसा संशोधन नहीं किया जा सकता है जो कि बेसिक स्ट्रक्चर को हनन करे, बेसिक स्ट्रक्चर का छेड़छाड़ कर सके, तो ऐसा संशोधन नहीं किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार की कंडीशन के आधार पर जो है मूल अधिकारों का निर्बंधन या निलंबन उनको किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हमको देखने को मिलती है, जैसे मूल अधिकारों की जो व्यवस्था है उसको संशोधन करना मतलब संशोधन योग्य है या फिर उसकी मतलब जो है मूल ढांचे की अवधारणा क्या है, तो सारी चीज़ हमको यहाँ देखने को मिलती है। तो हमने ये तो देखे थे बेसिक स्ट्रक्चर और संशोधन से संबंधित सारी चीज़ें वहाँ देख लिए थे, फिर भी हम एक नज़र यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे सर्वप्रथम क्या हुआ था, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ मामला आया था 1951 में, तो यहाँ हमको देखने को मिलता है ये, मतलब सबसे पहले जो एक प्रकार से सवाल पैदा हुआ था, क्या 368 के तहत संविधान में जो वर्णित है मूल अधिकार भाग 3 में, उनमें संशोधन किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता, ये प्रश्न सामने आया था सबसे पहले। ठीक है, तो ये प्रश्न हमेशा से क्या रहा, मतलब विवाद का रूप बना हुआ है। और अनुच्छेद नंबर 13(2) में क्या बोला गया है, अनुच्छेद नंबर 13(2) के अनुसार राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो कि मूल अधिकारों को कम करती हो। तो प्रश्न यह भी है कि क्या मतलब विधि की परिभाषा में संसद द्वारा जो एक प्रकार से संसद द्वारा किया गया संविधान संशोधन भी शामिल है, तो यहाँ पे नहीं था, हमने देखा था। इस संदर्भ में जो सर्वप्रथम आया था, ये आया था सर्वप्रथम 1951 में शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ आया था। इस मामले में प्रश्न उठाया गया है कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है या नहीं कर सकती, इसमें ये मामला उठा था। इसके बाद अगर देखें तो हम देख सकते हैं इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि 368 के अधीन जो है संसद द्वारा किया गया संशोधन विधि की परिभाषा में शामिल नहीं किया जाएगा, ये हमने देखा था पहले, अतः संसद संविधान संशोधन कर सकती है। फिर जो भी व्यवस्था थी उसमें परिवर्तन करते हुए अगर देखें तो उच्चतम न्यायालय ने एक मामला आया गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला, इसमें निर्णय दिया कि जो 13(2) है, 13(2) में प्रयुक्त विधि के अंतर्गत सभी प्रकार के कानूनों व संशोधन जो कि 368 में शामिल है, अतः संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। ठीक है, यहाँ पर गोलकनाथ मामले में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी। इस मामले में बहुत सारी कठिनाई उत्पन्न है, उसको दूर करने के लिए संसद ने अगर देखें तो 1971 में 24वां संविधान संशोधन किया था, जो भी हमने बात किए थे विस्तार से संविधान संशोधन या मूल बेसिक स्ट्रक्चर के तहत। इसमें अगर देखें तो हमको देखें तो देखिए किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है संसद द्वारा किया गया संविधान संशोधन आर्टिकल नंबर 13 के अधीन विधि नहीं माना जाएगा, ये भी बात कही गई थी। राष्ट्रपति संविधान संशोधन पर अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं होगा, ये भी वहाँ बात की गई थी। तो 24वां संविधान संशोधन की संवैधानिकता को केशवानंद भारती जो कि 1973 में आया था, इसकी संवैधानिकता को इसने चैलेंज किया था, यानी कि चुनौती दी थी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य ने। उच्चतम न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय में इस मामले की सुनवाई के लिए अब तक की जो है सबसे बड़ी यानी कि 13 सदस्यीय यहाँ पर खंडपीठ का गठन किया था।
तो यहाँ पे अगर देखें तो काफ़ी यहाँ जो है खंडपीठ में बहुमत हासिल हुआ था और उसमें निर्णय दिया था, जिसमें बहुत सारी बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट निकल कर आया, तो सारी चीज़ हमको देखने को मिलता है। तो इसमें बोला गया है कि भाई तुम चेंजेस करो, पूरा संविधान तहस नहस कर डालो या संशोधन करके पूरा बदल डालो, परंतु बेसिक स्ट्रक्चर को आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। तो भाई बेसिक स्ट्रक्चर को जब छेड़छाड़ नहीं करना है तो बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आप देखो ना, प्रस्तावना आ जाती है, फंडामेंटल राइट आ जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ इसके अंतर्गत आ जाती है। तो कैसे तहस नहस कर देंगे? तो बोला तो गया था कि भाई आप संशोधन कर लो, पर बैकग्राउंड में है कि आप संशोधन बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ये बात कही गई थी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में 1973। ठीक है, ये जो मामला आया था। अब एक और चीज़ आपको याद रखनी होगी, केशवानंद भारती जो कि केरल राज्य के थे, मठाधीश थे। ठीक है, मठ के जो स्वामी थे वहाँ पे, उनका निधन हो चुका है अभी वर्तमान में, ये भी आपको याद रखना है। फिर आया मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मामला। इसमें मतलब जो एक प्रकार से संवैधानिकता को पुनः चुनौती दी गई, जिसमें न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी भी विधि या संशोधन का न्यायिक पुनरावलोकन या समीक्षा किया जा सकता है, क्योंकि न्यायिक पुनरावलोकन जो है या जो समीक्षा है संविधान का मूल ढांचा है। मतलब जब भी कोई विधि बनाई जाएगी या कोई कानून बनाया जाएगा तो उसमें न्यायिक समीक्षा का अधिकार न्यायालय का होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का होना चाहिए। इस आधार पर जो है संशोधन एक प्रकार से असंवैधानिक है या नहीं है उसको घोषित किया जा सकता है। कुल मिलाकर अगर बात करें हम, तो संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार है, किंतु यह शक्ति जो है उसकी काफ़ी सीमित मानी गई है। संसद मूल अधिकारों में इस प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती जिससे संविधान के मूल ढांचे या जो मूल संरचना है उसको किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाई जाए। न्यायालय ने संविधान का मूल ढांचा क्या है इसे परिभाषित नहीं किया है, किंतु समय समय पर मतलब एक प्रकार से कंडीशन के अनुसार वेरी किया जाता है। समय समय पर इसको जो है परिभाषित कर दिया जाता है न्यायालय के द्वारा केस को देखते हुए। तो ये हम देख सकते हैं मूल ढांचे के संबंध में या संशोधन करने योग्य है नहीं है, सारी चीज़ हमने देखे हैं। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे हमको कुछ और चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे मूल अधिकारों की आलोचना। देखिए हमारे मूल अधिकार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परंतु फिर भी उनकी कुछ आलोचना की गई है, तो उनको देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले अगर बात करें तो इनकी कुछ व्यापक सीमाएं हैं। व्यापक सीमाओं का मतलब क्या होता है? काफ़ी मतलब एक प्रकार से बहुत सारे अपवाद है, प्रतिबंध है एवं व्याख्या का विषय एक प्रकार से इनको माना जाता है। और आलोचकों ने इस बात का उल्लेख किया है कि एक तरफ तो है संविधान मौलिक अधिकार प्रदान करता है, वहीं दूसरी तरफ जो है उसे छीन भी लेता है। मतलब एक प्रकार से ये सीमित हम मानते हैं कि असीमित है, परंतु राज्य के द्वारा छीन लिया जाता है तो इसको सीमित बना दिया जाता है। तो इस प्रकार से व्यापक इनकी आलोचना की गई है। दूसरी चीज़, कोई सामाजिक एवं आर्थिक अधिकार नहीं है। मतलब इन्हें मुख्य रूप से अगर देखें तो राजनीतिक अधिकारों का जिक्र है, किंतु सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों की व्याख्या यहाँ पे नहीं की गई है। जैसे सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, काम का अधिकार, रोजगार का अधिकार, ये सब तो आपको पता होगा ना, डीपीएसपी के तहत रखा गया है। डीपीएसपी बाध्य नहीं है, यानी कि कानूनी रूप से बाध्य नहीं है, कोर्ट में नहीं जा सकते इनके हनन पर। तो ये एक प्रकार से गलती इसकी बोली गई है कि इनको भी फंडामेंटल राइट में शामिल किया जाना था। तो आलोचकों के द्वारा इस प्रकार का जो है आलोचना की गई है। फिर स्पष्टता का अभाव, एक और आलोचना देखने को मिली। तो इसकी व्याख्या अस्पष्ट रूप से यहाँ बात की गई है, अनिश्चित है, धुंधली है। कई अभिव्यक्ति जैसे कि युक्तियुक्त प्रतिबंध, ये यहाँ पे व्याख्या नहीं की गई है। अल्पसंख्यक की यहाँ पे परिभाषा नहीं दी गई है, संस्कृति की परिभाषा नहीं दी गई है, या फिर हम बोलें तो अस्पृश्यता की परिभाषा नहीं गई है, लोक व्यवस्था आदि सभी इनकी व्याख्या यहाँ पे नहीं दी गई है। नेक्स्ट अगर बात करें स्थायित्व का अभाव। स्थायित्व का अभाव से मतलब क्या है? इन अधिकारों में जो है संविधान संशोधन करके कटौती कर सकती है, समाप्त कर सकती है। जैसे कि 44वें संविधान संशोधन में क्या हुआ, संपत्ति के अधिकार को यहाँ से हटाकर कानूनी रूप से यहाँ पे बना दिया गया 300A में। इसके अलावा बात करें तो आपातकाल के दौरान भी हमको बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलती है। आपातकाल के दौरान क्या होता है, इनका स्थगन कर दिया जाता है। अगर 20 और 21 को छोड़ दिया जाए तो इन दोनों को छोड़कर सभी जो मौलिक अधिकार उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यह व्यवस्था लोकतंत्र के आधार को कमजोर बनाती है। दूसरी चीज़ बात करें इनके मतलब एक प्रकार से देखें तो आर्टिकल नंबर 32 में क्या लिखा है, अगर इनका हनन होता है तो हम कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के पास। भाई सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, परंतु प्रत्येक व्यक्ति की कैपेसिटी थोड़ी होती है सुप्रीम कोर्ट के पास जाने की, क्योंकि वहाँ तो आपको पता है इंग्लिश वाला काम चलता है। अब हर एक व्यक्ति को इंग्लिश नहीं आती है, तो इंग्लिश ना होने के कारण जो वकील होते हैं, एडवोकेट होते हैं, उनके द्वारा उनको एक प्रकार से चूरण दिया जाता है, काफ़ी पैसा ऐंठ लिया जाता है गरीबों से। तो इस प्रकार से यहाँ काफ़ी घाटे का सौदा देखने को मिलता है, मतलब मूल अधिकारों के हनन पर। तो न्यायपालिका इन अधिकारों की रक्षा के लिए जो है उत्तरदायी है एक प्रकार से, किंतु न्यायिक प्रक्रिया आम आदमी के लिए काफ़ी खर्चीली यहाँ पे सिद्ध होती है, काफ़ी महंगा उपचार हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा निवारक निरोध की अगर बात करें तो अनुच्छेद नंबर 22 में भी हमको निवारक निरोध का उपबंध मूल अधिकारों की मूल भावना से इसे दूर करता है। यह राज्य को मनमानी शक्ति प्रदान करता है जो कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को खतरे में डाल देती है। तो ये काफ़ी मूल रूप से आलोचना देखने को मिलती है।
परंतु आलोचना होने के बाद क्या इनके मतलब एक प्रकार से इनका जो महत्व है इसको खत्म कर दिया जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं, इनका काफ़ी महत्व देखने को मिलता है। तो महत्व क्या क्या हो सकता है? तो जैसे हम अगर देखें तो जैसे महत्व की बात करें तो मूल अधिकारों का महत्व है। इस बात से स्पष्ट होता है कि विश्व के लगभग सभी लोकतांत्रिक देशों के संविधान में इसका उल्लेख पाया जाता है। जहाँ तक जो है इस पर लगाए गए प्रतिबंध की बात करें, प्रतिबंध की आलोचना की गई है तो वह तर्क संगत प्रतीत नहीं होती है। किसी भी समाज में व्यक्तियों के अधिकार पूर्ण रूप से असीमित नहीं हो सकते। मतलब अगर पूर्ण रूप से असीमित हो गए, जैसे मान लीजिए सड़कों पर गाड़ी चल रही है तो एक्सीडेंट होता है। अब एक्सीडेंट को कंट्रोल करने के लिए ब्रेकर बनाए जाते हैं। उसी प्रकार अधिकारों को कभी कभी कंडीशन के अनुसार सीमित किया जाता है। तो जो सीमित किया जाता है उसकी आलोचना की गई है, परंतु वो सीमित किया जाना काफ़ी तथ्यपूर्ण माना जाता है। जिस समाज में व्यक्तियों को असीमित अधिकार होंगे वहाँ काफ़ी अराजकता देखने को मिलेगी, अव्यवस्था देखने को मिलेगी। एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु नागरिकों के मूल अधिकार पर कंडीशन के अनुसार प्रतिबंध लगाना काफ़ी जरूरी होता है या आवश्यक होता है। भारतीय संविधान व्यक्तिगत हित व सामाजिक हित में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करता है और संविधान जहां मूल अधिकारों का उल्लेख करता है वहीं इससे उसने जो है इन अधिकारों के प्रयोग की सीमाएं भी निर्धारित की है। तो मुख्य रूप से अगर देखें तो राजनीतिक न्याय की स्थापना हमको देखने को मिलती है। मतलब इनके अलावा अगर देखें तो मूल अधिकार जो है राजनीतिक न्याय की स्थापना करते हैं, जो कि सशक्त लोकतंत्र की स्थापना में सहायक होता है। यह कानून के शासन की व्यवस्था को भी स्थापना करते हैं, यानी कि रूल ऑफ लॉ की स्थापना करते हैं, जो कि समानता के आदर्श को स्थापित करती हैं। साथ में अनुसूचित जाति और जनजाति, अल्पसंख्यक, महिला तथा अन्य जो पिछड़े वर्ग होते हैं उनके मूल अधिकार देकर उनको जो है शोषण से संरक्षण प्रदान करता है ताकि वह समाज के मुख्य धारा में आ सके। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, मूल अधिकार जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने में भी काफ़ी सहायक होते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मतलब मूल अधिकार की अगर बात करें हम यहाँ पे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारी चीज़ हमने देखें तो मूल अधिकार हमारे यहाँ पे एंड हो गए। अब इसके बाद जो है हमारा कुछ और चीज़ें देखने को मिलती है जो इम्पोर्टेंट है, जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करते हैं मूल अधिकार। व्यक्ति की भौतिक एवं नैतिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रक्षक होते हैं। विधि के शासन की स्थापना, जो कि हमने पहले देखे अभी, कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करते हैं। सरकार के जो शासन है उसकी पूर्णता पर नियंत्रण लगाते हैं। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंस है मूल अधिकारों के। तो ये कंप्लीट हमारे हो गए। अब हम इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे राज्य के नीति निर्देशकता। तो पहले हम देख लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ें इसमें डिस्कस की हैं। चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं। हमने जो देखे अभी आर्टिकल नंबर 23 से हमने देखे हैं, ठीक है। पहले हमने स्वतंत्रता का अधिकार देखे थे। अब देख लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ें देखे, जैसे शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसमें दो चीज़ें शामिल है, मानव दुर्व्यापार तथा बेगा या बलात्श्रम से संबंधित आर्टिकल नंबर 23, और 24 में बाल श्रम या लोक नियोजन पर जो बालकों का नियोजन है उस पर निषेध की बात की गई है। तो हमने कंप्लीट रूप में इसमें डिस्कस किया। फोर्स्ड लेबर क्या होती है, सारी चीज़ उससे संबंधित कुछ कानून के बारे में डिस्कस किया। अनुच्छेद 24 के बारे में बात की है, यानी कि जो बाल श्रम निषेध है उससे संबंधित यहाँ बात की, जिससे संबंध में बहुत सारे कानून गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए। इसके बाद हमने जो है इसके संबंध में कुछ और चीज़ें यहाँ देखें, अलग अलग प्रकार से यहाँ जो है शासन के द्वारा प्रयास किए गए। फिर आर्टिकल नंबर 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में बात की है, जिसमें 4 प्रकार की चीज़ें बात की गई है। तो 4 प्रकार की चीज़ें कौन कौन सी हो सकती है, जैसे अगर बात करें हम यहाँ पे तो 4 प्रकार की चीज़ें। अनुच्छेद नंबर 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता, जो कि व्यक्तिगत रूप से होती है, इसमें आपको स्वतंत्रता प्रदान की गई है और इसमें आपका प्रतिबंध लगाया गया है। फिर बात की अनुच्छेद नंबर 26 की, तो इसमें आपको सामूहिक रूप से स्वतंत्रता प्रदान की गई, जैसे धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। तो 4 प्रकार से हम यहाँ देख सकते हैं। फिर बात किए थे 27, जो कि टैक्स या करों के संबंध में बात की जाती है। हाँ, शुल्क वसूला जा सकता है, ठीक है, बाकी कर का यहाँ बाध्यता नहीं है। अनुच्छेद नंबर 28 की बात करें तो यहाँ पे जो शिक्षण संस्थान होते हैं उसमें धार्मिक शिक्षा देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता या धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, इस प्रकार की बात यहाँ पे कही गई है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार नेक्स्ट है हमारा, मतलब जो है एक प्रकार से देखें 29 और 30 में ये बात की गई है, जिसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो है अनुच्छेद नंबर 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा या संरक्षण, जिसमें 2 चीज़ें हैं, अनुच्छेद नंबर 29 का 1 और अनुच्छेद नंबर 29 का 2। इसके बाद है अनुच्छेद नंबर 30 में शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार यहाँ प्रदान किया गया है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखे थे हमने जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनसे संबंधित। फिर अनुच्छेद नंबर 31 जो कि अभी निर्सित है वर्तमान में, और ये भाग 12 में 300A में देखने को मिलेगा। पहले 31 में भाग 3 में देखने को मिल रहा था, और आर्टिकल नंबर 29 में भी इस प्रकार की व्यवस्था थी संपत्ति से संबंधित। फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार देखें, जो कि पूरे मौलिक जो हमारे फंडामेंटल राइट है उनकी रेमेडीज या उनकी मेडिसिन इसको बोला जाता है। इसके बगैर पूरे फंडामेंटल राइट को एक प्रकार से निष्क्रिय माना जाता है। तो इसमें 2 चीज़ों की व्यवस्था की गई थी, अनुच्छेद नंबर 31 का A और 32 का A
या 1 या 32 का एक प्रकार से 2 बात की गई थी। 32 का 2 में हमको 5 प्रकार की रिट देखने को मिलती है, किसके, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जारी की जाती है और ये हाई कोर्ट के द्वारा भी जारी की जाती है। दोनों में हमने डिफरेंस देखे, ये हाई कोर्ट का हो गया 226 और ये सुप्रीम कोर्ट का हो गया। इसके बाद हमने देखे थे मूल अधिकारों का निर्बंध और निलंबन, मतलब किन किन कंडीशन के आधार पर जो मूल अधिकार है उसका एक प्रकार से उनको प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ये भी हमने यहाँ पे कंप्लीट रूप में बात की थी, जिसमें हमने देखे थे नेशनल इमरजेंसी के तौर पर और उसके बाद राष्ट्रपति शासन के तौर पर। उसके बाद हमने देखे थे मतलब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति महोदय के द्वारा ये पावर, मतलब राष्ट्रपति महोदय के पावर दी गई है संसद के द्वारा। उसके बाद ये आर्मी जो रूल है यानी कि मार्शल लॉ के द्वारा, और कुछ संसद की विधि जो कि 368 के तहत यहाँ पे बनाई जाती है, हालांकि बेसिक स्ट्रक्चर को वो प्रभावित ना करे। इसके बाद हमने देखे थे यहाँ पे जैसे संसद जो मूल अधिकार है उसको चेंजेस करना या फिर हम बोलें संशोधन करने योग्य है या नहीं है, या मूल ढांचे की अवधारणा, वो सारी चीज़ हमने अलग से लेक्चर बना लिया है, तो उनमें भी आप जाकर पढ़ सकते हैं। यहाँ ज़्यादा डिटेल में नहीं है, बेसिक तौर पर मैंने समझाया हूँ। इसके बाद हमने देखे थे मूल अधिकारों की आलोचना, काफ़ी आलोचना की गई है, पर आलोचना करने के बाद भी इनका जो है काफ़ी महत्व देखने को मिलता है। महत्व हमने देखे थे राजनीतिक न्याय की स्थापना, कानून शासन की स्थापना, शोषण के संरक्षण, धर्मनिरपेक्ष राज्य में सहायता काफ़ी प्रदान करते हैं, और कुछ और अन्य हमने देखे थे लोकतांत्रिक व्यवस्था, व्यक्ति की भौतिक सुरक्षा एवं नैतिक सुरक्षा प्रदान करते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रक्षक होते हैं, विधि के शासन की स्थापना करते हैं, कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करते हैं, सरकार के शासन की पूर्णता को नियंत्रित करते हैं। तो ये सभी महत्व देखें, मतलब आलोचना हुई है उसके बाद भी इनका काफ़ी महत्व है। व्यक्ति को एक प्रकार से गरिमापूर्ण जीवन उसको सार्थक बनाने, उसकी पूर्णता को एक प्रकार से जीने के लिए यहाँ पे प्रयास करते हैं। ये काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट है मूल अधिकार, और आप सभी को जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जो है भारत के नागरिक हो, तो भारत के नागरिक होने के नाते आपको नागरिकों के मौलिक अधिकार को जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हमने यहाँ देखें। इसके बाद हम जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी DPSP के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक ये देखने को मिलेंगे, और भाग इनका देखने को मिलेगा भाग 4। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हम देखेंगे इसके बाद। तो लेक्चर आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, और अगर किसी प्रकार की कमी है तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको चलना है, और शेयर जरूर करें लोगों तक, इस लेक्चर को जरूर पहुंचाएं अगर पसंद आया है तो, और कमी बताते चलें। और मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।